हरे कृष्णा। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 7 फिजिक्स का मोशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। इससे पहले हमने 5 पार्ट में मोशन चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर किया है, जिसमें हमने एक एक वीडियोस में एक एक टॉपिक को डिटेल में कवर किया है, उनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है। उन सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का यह जो वीडियो होने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक जो कि हमारा लेफ्ट था, दैट इज़ योर सिंपल पेंडुलम, उसके बारे में होने वाला है। तो आज हम सिंपल पेंडुलम के बारे में जानेंगे, इससे रिलेटेड सारे टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम का अगर बात किया जाए तो सिंपल पेंडुलम में सबसे पहले होता क्या है कि हम एक रिजिड सपोर्ट से, ये हमारा एक रिजिड सपोर्ट होता है, इस रिजिड सपोर्ट से एक इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग में एक मेटल बॉब को हम सस्पेंड कर देते हैं। ये हमारा होता है एक मेटल बॉब। इसे हम एक इनएक्सटेंसिबल का मतलब है कि ये जो स्ट्रिंग है ये आपका बड़ा या छोटा नहीं हो सकता, जो इसका लेंथ है दैट विल रिमेन द सेम। स्ट्रिंग से हम इसे सस्पेंड कर देते हैं। ये होता क्या है, ये पेंडुलम जो होता है अपने मीन पोजीशन से ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है और एक्सट्रीम पोजीशंस तक जाता है। इसको अगर मैं ड्राइंग के तरीके से आपको समझाऊं तो ये हमारा एक पेंडुलम हो जाएगा। ये जो पोजीशन है पेंडुलम का, इसे O मान लेते हैं, दैट इज योर मीन पोजीशन। मीन पोजीशन, या हम बोल लेते हैं कि ये पेंडुलम का रेस्ट पोजीशन है, मतलब इस पोजीशन पे पेंडुलम जो है हमारा वो रेस्ट कर रहा है। इसके बाद ये पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से एक बार पॉइंट बी पे जाएगा और एक बार पॉइंट ए पे जाएगा, जो कि इसके होंगे एक्सट्रीम पोजीशन। ये होंगे इसके एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, और ये भी इसका होगा एक्सट्रीम पोजीशन। तो ये हमारे पेंडुलम के दो पोजीशंस होते हैं जहाँ पे पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता है। पेंडुलम इस दो पोजीशन के बीच में ऑसिलेट करता है, यहाँ से यहाँ और एक बार यहाँ से यहाँ। तो सिंपल पेंडुलम का ये वर्किंग प्रिंसिपल है। सिंपल पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से एक बार इस तरफ अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा और एक बार इस तरफ इसके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे। अब हम कुछ टर्म्स जानेंगे जो कि रिलेटेड होते हैं हमारे पेंडुलम से। तो हम लिख लेते हैं सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड हमारे कुछ टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। क्या क्या टर्म्स है जो कि हमारे सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। सबसे पहला टर्म जो हमारा आता है दैट इज योर ऑसिलेशन। व्हाट इज ऑसिलेशन? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यह ऑसिलेशन क्या होता है? व्हेन अ पेंडुलम completes one to and fro motion, it is said to have completed one ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन का मतलब क्या है कि पेंडुलम जब अपने रेस्ट पोजीशन से अपने एक तरफ एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर वापस वो अपने रेस्ट पोजीशन पे आएगा, फिर वहाँ से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, और फिर जब वापस अपने पोजीशन पे आएगा तो उसे हम वन कंप्लीट ऑसिलेशन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए कि पेंडुलम पहले अपने रेस्ट पोजीशन से एक बार यहाँ जाएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, देन अगेन यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, तब होगा हमारा वन ऑसिलेशन।
तो एक ऑसिलेशन में पेंडुलम जो है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को कवर करता है, ठीक है। तो ऑसिलेशन का मतलब है कि पेंडुलम जब अपना एक कंप्लीट ट्रू एंड फ्रो मोशन करता है, टाइप्स ऑफ मोशन में हमने देखा था कि इसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। ऑसिलेटरी मोशन जब ये टू एंड फ्रो मोशन को कंप्लीट करता है, दैट इज नोन एज योर ऑसिलेटरी मोशन। तो जब एक बार कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन हो जाता है तो उसे हम कहते हैं वन ऑसिलेशन। नेक्स्ट टर्म जो हमारा पेंडुलम में है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड विच इज योर कैपिटल ए। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट of the bob on either side, on either side of its mean position is called the amplitude of oscillation, amplitude of oscillation. Now what is amplitude of oscillation? जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हो रहा है बॉब के अंदर ऑन आइदर साइड, बॉब के दोनों साइड जो हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दैट इज नोन एज योर एम्पलीट्यूड। इट मीन्स एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड हमारा जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है जो कि आपका पेंडुलम परफॉर्म करेगा। जैसे कि ये अगर एक पेंडुलम है तो ये अपने मीन पोजीशन से कितने एक्सट्रीम पोजीशन तक जा सकता है, ये इसका एम्पलीट्यूड बताएगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है कि पेंडुलम अपने मीन पोजीशन से अपने एक्सट्रीम पोजीशन तक कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ओके, थर्ड पॉइंट इज, थर्ड टर्म जो हमारा है दैट इज योर टाइम पीरियड, टाइम पीरियड वी डिनोट इट बाई टी। तो टाइम पीरियड क्या होता है पेंडुलम का, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे? टाइम टेकन बाय द बॉब, द टाइम टेकन बाय द बॉब to complete one oscillation, to complete one oscillation is called its time period which is your capital T. So what is capital T time period? Time period is the time taken by the bob टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। ओके, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो बॉब को टाइम लग रहा है, मीन्स पेंडुलम के जो बॉब को टाइम लग रहा है एक कंप्लीट ऑसिलेशन। कंप्लीट ऑसिलेशन मतलब अपने मीन पोजीशन से एक बार अपने एक्सट्रीम पोजीशन से फिर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन से वापस अपने प्लेस में आने में जितना भी समय लगेगा दैट इज योर वन टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड का मतलब है कि जो पेंडुलम को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में आपका जितना टाइम लग रहा है दैट इज योर वन टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम किससे डिनोट करते हैं? तो एसआई यूनिट जो इसका होता है दैट इज योर सेकेंड, इसका एसआई यूनिट जो होता है सेकेंड एस, ये इसका एसआई यूनिट होता है। तो व्हाट इज योर टाइम पीरियड? टाइम पीरियड जो वन कंप्लीट ऑसिलेशन का समय है दैट इज योर टाइम पीरियड, ठीक है। वन मोर टर्म इज देयर और वो हमारा है फ्रीक्वेंसी। Now what is frequency? The number of complete oscillation, the number of complete oscillation executed by the bob, executed by the bob in 1 second
is called its frequency. फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन जो एक बॉब 1 सेकंड में एग्जीक्यूट करेगा। 1 सेकंड के अंदर जो बॉब आपका जितना कंप्लीट ऑसिलेशन को एग्जीक्यूट कर देगा, मतलब 1 सेकंड के अंदर जितना ऑसिलेशन पेंडुलम में हो रहा है, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड। 1 सेकंड के अंदर जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ओके, SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज SI unit of frequency, we denote it by V, is hertz. Okay, now there is a relationship between time period and frequency. What is that relation? So हम यहाँ पे देखेंगे relation between time period and frequency. टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में हमारा क्या रिलेशन है, इसे हम देख लेते हैं। तो हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी जो होता है दैट इज योर 1 अपॉन टाइम पीरियड, और वी कैन राइट इट एज V इज इक्वल्स टू 1 बाई कैपिटल T। दूसरा जो हमारा रिलेशन है कि वो टाइम पीरियड इक्वल्स टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, और इन अनदर टर्म वी कैन राइट T इज इक्वल्स टू 1 अपॉन V। तो ये दो रिलेशंस हमारे पास है। तो कौन कौन से टर्म्स हमने डिस्कस किया, एक बार जल्दी से उसे देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया ऑसिलेशन क्या होता है। तो ऑसिलेशन का मतलब होता है कि जब कोई भी पेंडुलम अपना 1 कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन कर लेगा, मतलब अपने मीन पोजीशन से दोनों एक्सट्रीम पोजीशन को जब वो कवर कर लेगा, तो डेट विल बी इक्वल्स टू योर 1 ऑसिलेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कोई भी पेंडुलम जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करता है अपने मीन पोजीशन से, कोई भी पेंडुलम जो अपने मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, दैट इज योर एम्पलीट्यूड। एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय बॉब टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन। पेंडुलम 1 ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लेगा, दैट इज योर टाइम पीरियड। अनदर इज योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन एग्जीक्यूटेड बाय बॉब। 1 सेकंड के अंदर जितना नंबर ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस्ड होगा, दैट इज योर फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलता है। रिलेशन क्या है? फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। मीन्स यहाँ पे हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। हमें इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है किसके बीच में? टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। मतलब अगर मेरा टाइम पीरियड बढ़ेगा तो मेरा फ्रीक्वेंसी घट जाएगा, और मेरा फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगा तो टाइम पीरियड घट जाएगा। मीन्स दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। किसी एक चीज़ को बढ़ाने के लिए एक को घटाना कंपलसरी है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें कवर करना है, दैट इज योर फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, हमें इनको डिस्कस करना है। तो हमारा जो सबसे पहला फैक्टर है, दैट इज योर लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ मास। लॉ ऑफ मास हमें क्या बता रहा है कि द टाइम पीरियड of oscillation by a pendulum of given length is not affected by the mass of पेंडुलम।
अगर हमारे पास कोई पेंडुलम है, हमारे पास कोई पेंडुलम है जिसका स्ट्रिंग का लेंथ अगर हम सेम रखते हैं, तो हम इस बॉब के मास को अगर हम चेंज भी कर दे, सपोज 10 ग्राम का बॉब ले ले या 20 ग्राम का बॉब ले ले, तो दोनों बॉब का जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड मास के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। टाइम पीरियड और मास में कोई भी रिलेशन नहीं है। पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड करता ही नहीं है, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है। तो टाइम पीरियड जो है पेंडुलम का, दैट इज नॉट अफेक्टेड, मीन्स नॉट डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम के मास पे उसका कोई इफेक्ट नहीं है जब तक हम लेंथ को चेंज नहीं करते। अगर हम लेंथ को चेंज करेंगे देन इट विल हैव द इफेक्ट, अदरवाइज बिना लेंथ को चेंज किए उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ मास। दूसरा जो हमारा लॉ है दैट इज योर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ बॉब। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब क्या बोलता है? नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉब ये पॉइंट बोलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज independent of the nature of material of the bob. Nature of material of the bob. हमारा जो टाइम पीरियड है, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इंडिपेंडेंट होता है नेचर ऑफ द बॉब से। मतलब कोई भी मटेरियल का बॉब हो, चाहे वो स्टील का हो, आयरन का हो, कॉपर का हो, गोल्ड का हो, दैट इज मतलब मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी मटेरियल का आप बॉब ले लीजिए, टाइम पीरियड पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अब तक हमने दो पॉइंट देखा कि टाइम पीरियड का मास से कोई रिलेशन नहीं है, टाइम पीरियड का मटेरियल ऑफ द बॉब से कोई रिलेशन नहीं है। कोई भी मटेरियल हो हमारा, उस पर टाइम पीरियड का कोई इफेक्ट नहीं होगा। टाइम पीरियड उससे इंडिपेंडेंट है। टाइम पीरियड को नेचर से कुछ लेना देना ही नहीं है बॉब का। बॉब आपका किसी भी नेचर का हो, टाइम पीरियड आपका अनअफेक्टेड रहेगा, मास कुछ भी हो अनअफेक्टेड रहेगा जब तक हम लेंथ ऑफ द बॉब को चेंज नहीं करते। अगर हम लेंथ को चेंज कर देंगे तब हमारा टाइम पीरियड पे इफेक्ट होगा, जो कि हम अभी पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है दैट इज योर लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड, पॉइंट नंबर 3, विच इज योर लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड। लॉ ऑफ एम्पलीट्यूड क्या बोलता है? टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ simple pendulum is independent of its amplitude of oscillation। मतलब कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन पे भी डिपेंडेंट नहीं है, उससे भी इंडिपेंडेंट है। एम्पलीट्यूड हमने पढ़ा, एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो कि एक पेंडुलम में हो सकता है। तो जो भी आपका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है दैट इज योर एम्पलीट्यूड, और एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। मीन्स टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का टाइम पीरियड के ऊपर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। फोर्थ पॉइंट जो है दैट इज योर हमारा लॉ ऑफ लेंथ। लॉ ऑफ लेंथ ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। लॉ ऑफ लेंथ क्या हमें बताता है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली proportional to the square root of its effective length। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब यहाँ से रिलेशन हमारा स्टार्ट होगा किसके किसके ऊपर डिपेंड है। सबसे पहले इफेक्टिव लेंथ का कॉन्सेप्ट को समझिए। मान लेते हैं कि ये हमारा पेंडुलम है और ये हमारा बॉब है। तो जब मैं इफेक्टिव लेंथ बोलता हूँ तो ये वाला लेंथ L1 प्लस जो बॉब के सेंटर तक गया है ये छोटा वाला लेंथ L2। तो ये जब मैं दोनों को जोड़ूंगा L1 प्लस L2 दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। तो इफेक्टिव लेंथ का मतलब है कि रिजिड सपोर्ट से लेके पेंडुलम के सेंटर तक जो हमारा स्ट्रिंग का लेंथ है दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। और लेंथ का डायरेक्ट रिलेशन है आपका टाइम पीरियड के साथ। मीन्स मैं लिख सकता हूँ यहाँ से कि T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L, इक्वेशन 1, जहाँ पे L जो है दैट इज योर इफेक्टिव लेंथ। और इफेक्टिव लेंथ क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया। इफेक्टिव लेंथ का मतलब होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट टू द सेंटर ऑफ द बॉब का पूरा लेंथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं तो टाइम पीरियड हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं लेंथ को डबल करता हूं तो टाइम पीरियड हमारा 4 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका लेंथ के ऊपर, ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दैट इज योर पॉइंट नंबर 5। ये बोलता है लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी में आपको क्या समझना है कि टाइम पीरियड is inversely proportional to the square root of acceleration due to ग्रेविटी। इसका मतलब कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो इनवर्स रिलेशन रखता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ऐसा होता क्यों है? आपको पता होगा कि अगर मैं एक अर्थ हमारा किस शेप का है, इस शेप का है हमारा अर्थ। अगर मैं अर्थ का बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं सेंटर से देखता हूं तो इक्वेटर का डिस्टेंस हमारा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पोल्स। तो पोल्स पे हमारा ग्रेविटी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और इक्वेटर पे हमारा ग्रेविटी क्या होता है? मिनिमम होता है। इसका मतलब कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो पोल पे सबसे कम होगा और इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होगा। तो टाइम पीरियड जो है वो इनवर्स रिलेशन रखता है 1/√g का। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिला। पहला इक्वेशन हमें क्या मिला था? पहला इक्वेशन हमें मिला था कि लॉ ऑफ लेंथ का, जो कि बोलता था कि टाइम पीरियड जो है दैट इज हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर रूट करेंगे तो वो मतलब टाइम पीरियड हमारा लेंथ पे डायरेक्ट रिलेशन रखता है। लेकिन यहाँ पे हमारा बोला जा रहा है सेकेंड पॉइंट जो है कि टाइम पीरियड जो है लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से कि टाइम पीरियड इनवर्स रिलेशन रखता है ग्रेविटी के साथ। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो हमें क्या मिलेगा? टाइम पीरियड इज इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/g। अब मुझे पता है कि फिजिक्स में अगर मुझे इस साइन को हटाना है तो मैं कांस्टेंट लूंगा, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ T इज इक्वल्स टू K √L/g। अब ये जो हमारा K है दैट इज योर कांस्टेंट, जिसे हम कहते हैं ये जो हमारा K है दैट इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इसी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम कहते हैं 2π। तो हमारा जो पूरा का पूरा फॉर्मूला बनेगा दैट इज योर T इक्वल्स टू 2π√L/g। ये हमारा पूरा का पूरा फॉर्मूला बनता है फॉर योर टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो पूरा का पूरा रिलेशन है वो ये फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है। पहला कि वो लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन रखता है, दूसरा ग्रेविटी के साथ वो
इन्वर्स रिलेशन रखता है। इसका मतलब अगर सेम पेंडुलम को हम पोल पे रखते हैं और सेम पेंडुलम को हम इक्वेटर पे रखते हैं तो पोल वाला जो टाइम पीरियड है वो हमारा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू इक्वेटर। इक्वेटर पे टाइम पीरियड कम होगा क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ग्रेविटी पोल पे ज़्यादा है तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। तो ये हमारा पेंडुलम का रिलेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें इसको अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते हैं। और लास्ट का जो दो लॉ है, लॉ ऑफ लेंथ और लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनका रिलेशन आपको याद रखना है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं हमने पूरा पेंडुलम में आज क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा कि एक सिंपल पेंडुलम होता क्या है, पेंडुलम के हर पार्ट्स को हमने डिस्कस किया। देन हमने देखा कि ऑसिलेशन कैसे होता है। फिर हमने कुछ टर्म्स डिस्कस किए जैसे कि ऑसिलेशन, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। फिर हमने रिलेशन देखा यहाँ पे कि टाइम पीरियड के साथ क्या रिलेशन है। देन हमने फैक्टर्स डिस्कस किए, किन किन फैक्टर्स के ऊपर हमारा टाइम पीरियड डिपेंड करता है एक सिंपल पेंडुलम का। हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी को देखा, लॉ ऑफ लेंथ को देखा और हमने फार्मूला जो है हमारा ड्राइव किया विच इज़ योर वेरी इंपॉर्टेंट, T इक्वल्स टू 2π√L/g। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, T इक्वल्स टू 2π√L/g विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे आप कोई भी न्यूमेरिकल्स बना लेंगे। तो आज का हमारा वीडियो मोशन चैप्टर का पूरा ख़त्म होता है। मोशन चैप्टर क्लास 7 ICSE CBSE दोनों के लिए हमारा पूरा ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, किसी पॉइंट में डिस्कस हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, टेक केयर, जय हिंद।